Hello students, this is Munish Sharma and welcome to my YouTube channel Physics by Munish Sharma। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सपोज वी आर हैविंग अ ब्लॉक। तो हमारे पास एक ब्लॉक है, हम इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर दो फोर्सेस लगा रहे हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में। एक फोर्स है F1 और दूसरा है F2। अब ये जो फोर्स है, इनके लगाने के बाद ये ब्लॉक कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, F1 की, F2 की या किसी और डायरेक्शन में? मोस्ट प्रोबेबली ये स्ट्रेट जाएगा। तो इसका अगर हम डायरेक्शन ड्रॉ कर देते हैं, अगर इन फोर्सेस में बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो it will go in the straight direction। Maybe in this manner। तो इसको फोर्स को बोल देते हैं F। अब यहां पे कुछ ऐसा हुआ कि F1 और F2 फोर्स लगाने का रिजल्ट मिला F, यानी F फोर्स आपको पता है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। तो F वेक्टर इट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, यानी F को अगर हमने दूसरे शब्दों में बोलना हो, F को हम यहां पे दो हिस्सों में मान सकते हैं, एक F1 और F2, और F1 F2 को मिलाने पे जो रिजल्ट मिल रहा है वो F है। तो बच्चों, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे किसी भी दो कंपोनेंट्स में बांट देना, हम उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आज हमारा यही टॉपिक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो बच्चों, टुडेस टॉपिक इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो कभी भी किसी वेक्टर को दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट पे डिसॉल्व करना हो, तोड़ना हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सो व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर into two or more components is known as a resolution of given vector or vector. So here, suppose we are having a vector A. We have to resolve it into two components. So this is our vector A. Suppose we have to resolve it into two directions or two components. This is direction small a and another direction, this is B or small b. Now to do this, we have to draw a vector OP or say OQ बोल देते हैं इसको, it depend upon our choice. So this is vector OQ. This OQ vector is representing vector A, or in other word, we can also say that this OQ is equal vector of A. Do you remember what is equal vector? The vector whose magnitude and direction, those two vectors whose magnitude and direction is same are called equal vectors. तो यहां पे OQ वेक्टर का इक्वल वेक्टर है A। अब हम ड्रॉ करते हैं कंपोनेंट्स इसके। तो उसके लिए A कंपोनेंट हमने ड्रॉ करना है B की डायरेक्शन में। तो दिस इज द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B, और एक हमने ड्रॉ करना है A की डायरेक्शन में, स्मॉल a की। तो दिस इज द डायरेक्शन फॉर द स्मॉल a। तो द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल a, लेट इट इज OP। नाउ मैग्नीट्यूड सेम नहीं है बेटा, डायरेक्शन सेम है स्मॉल a के बराबर, इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड है कुछ गुणा हो सकता है। सपोज द नंबर दैट इज m। अब ये नया वेक्टर जो है OP, जो कि हमने अभी अभी ड्रॉ किया, दिस OP वेक्टर, ये जो है A वेक्टर के कुछ टाइम्स है। सपोज इट इज m टाइम्स ऑफ A।
So this is MA or M times of vector A. Now another vector जो कि B के डायरेक्शन में हमने ड्रॉ किया है, that vector is PQ. So PQ vector, it is equal to n times this vector. So n time B vector. Now we can apply triangle law of vector addition on this triangle OPQ. So applying triangle law of vector addition in triangle OPQ, what we get? अब कभी भी बेटा ट्राइंगल लॉ आपको अप्लाई करना है तो जैसे आपको ट्राइंगल लॉ का डेफिनेशन पता है ना, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कभी भी आपने दो वेक्टर अगर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं किसी ट्राइंगल की दो साइड्स के द्वारा, टेकन इन सेम ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहां पे बेटा सेम ऑर्डर जो है वो है ओपी और पीक्यू का, मतलब जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है ना, तो इट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुइयों की उलट दिशा है, जिससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओपी और पीक्यू एक ही दिशा की तरफ, एक ही डायरेक्शन की तरफ है, एक इसको बोलेंगे सेम ऑर्डर है। डायरेक्शन तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, ऑर्डर बोलते हैं बेटा इसको। और इसी हिसाब से जैसे ओपी है पीक्यू है वैसे होना चाहिए था क्यूओ, पर क्यूओ का ऑर्डर ऐसा नहीं है, उसका ऑर्डर ओ क्यू है, ऑपोजिट ऑर्डर में। तो यहां पे आप बेटा ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो दो साइडें ट्राइंगल की एक ही ऑर्डर में है, उनका जो सम है जो थर्ड साइड के बराबर है, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, यानी वो रिजल्टेंट है उसका। अब इसी को हम वैल्यू को लिख सकते हैं सॉल्व करके। कैसे लिख सकते हैं? तो थर्ड साइड जो है ऑपोजिट ऑर्डर वाली, अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ, वी गेट हियर OQ इट इज इक्वल टू जो सेम ऑर्डर वाली साइड है उनके सम के बराबर, दैट इज OP प्लस PQ। अब आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। व्हाट इज OQ? इट इज A। व्हाट इज OP? It is M into A. What is PQ? It is N into B. अब क्योंकि A का सम जो है इन दो वेक्टर्स के बराबर है, सम के बराबर, तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि we have dissolved A into two components, यानी उन दो कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे ना तो वापस आपको एक मिल जाएगा। तो इट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर A। अब हम जानेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है। तो जब कंपोनेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो और कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं कि वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो व्हेन अ वेक्टर इज सॉल्व्ड इनटू इट्स कंपोनेंट्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये फिजिक्स के टर्म में, आपका जब बहुत +2 में भी बहुत, +1 में भी बहुत यूज होगा इसका। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम एक वेक्टर कंसीडर करते हैं। सो हियर वी विल कंसीडर वेक्टर A represented by OP in XY plane।
तो यहां पे हम ड्रॉ करके बताते हैं इसको डायग्राम में। सो दिस इज आवर एक्सिस सिस्टम। ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब यहां पे दिस इज आवर वेक्टर OP। ये हमारा वेक्टर OP है। एंड OP का यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, और कंस्ट्रक्शन के साथ एक और इंफॉर्मेशन देना जरूरी है यहां पे। लेट दिस OP इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एंड P के हमने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं P से। लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर इन द सेम मैनर ऑन y एक्सिस आल्सो। ये तो था x एक्सिस पे ना, अब इसी तरीके से हम y एक्सिस पे ड्रॉ कर देते हैं। So this is perpendicular PN PM। y एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर है हम उसको PM बोल देते हैं, जो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है हम उसको बोल देते हैं PN। तो लिख भी देते हैं, ड्रॉ PM perpendicular on y axis and PN perpendicular on x axis। अब हमारे पास ये बेटा ट्राइंगल दिख रहा है, और इस ट्राइंगल में हम ए का वैल्यू के एक जो है हमारे पास वेक्टर OP, इसका कंपोनेंट ले लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इसका कंपोनेंट है दिस इज ON, लेट इट इज AX, और जो y एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट है लेट इट इज AY। तो यहां पे ये भी मेंशन कर देता हूं मैं, लेट ON इट इज इक्वल टू AX and OM it is equal to AY। अब बेटा यहां पे जो हमारा एक ट्राइंगल बना दिख रहा है आपको OPN, तो यहां पे हम अप्लाई कर देते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों अब अप्लाई करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑन ट्राइंगल OPQ। बेटा OPQ ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल OPN। तो अप्लाइंग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ऑन ट्राइंगल OPN। तो ये बेटा OPN ट्राइंगल डायग्राम में आपको दिख रहा है, दिस इज ट्राइंगल OPN। OPN ट्राइंगल में बेटा ये जो साइड है, ट्राइंगल लॉ लगाने का बहुत सिंपल सा फार्मूला है। मैं वेक्टर का डायरेक्शन बता देता हूँ। ये कंपोनेंट है ON और ये है बेटा MP। तो बेटा यहां पे हमें ये देखना होता है कि कौन सी दो साइड्स हैं इन सेम ऑर्डर में। बेटा सेम ऑर्डर जैसे ये है एक ऑर्डर, ये इस तरफ जैसे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, सेम ऑर्डर वाला, दोनों का एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर है। दिस इज ON और ये NP। पर ये जो साइड है ना OP, ये ऑपोजिट ऑर्डर में, ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में बेटा। तो ये ऑपोजिट ऑर्डर में जो साइड है वो अदर टू साइड्स के सम के बराबर है जो कि सेम ऑर्डर में है। तो यहां पे बेटा वैसे ही लॉ लगा देना है हमने। हमारी जो साइड है ये साइड OP it is equal to other two sides which are in same order, that is ON plus NP।
आई होप आपको भी अब ये ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना मुश्किल नहीं लग रहा होगा। ये बहुत बार यूज होगा बेटा, अगली क्लासेस में भी यूज होगा। इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। अब यहां पे दिस ओ एन की वैल्यू तो वैसे ही रख देते ना, ये जो एनपी है वैल्यू बेटा, वो एनपी एग्जैक्टली ओ एम के पैरेलल है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, एनपी एंड ओ एम आर पैरेलल टू ईच अदर, मैग्नीट्यूड भी सेम है उनका, तो एनपी कैन बी रिप्लेस्ड बाय ओ एम। नाउ व्हाट इज ओपी बेटा? व्हाट इज ओपी? ओपी इज ए वेक्टर, सो ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट इज ओ एन बेटा? ओ एन इज ए एक्स वेक्टर एंड व्हाट इज ओ एम बेटा? जैसा अभी हमने बताया अभी कि ए वाई के बराबर है, तो इट इज ए वाई वेक्टर। अब बच्चे यहां पे आप ध्यान से देखिए, ये जो कंपोनेंट है ना ए एक्स बेटा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, और ए वाई कौन सी डायरेक्शन में बेटा? वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो इसीलिए अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ना, जैसे वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर में, कि अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखें, स्केलर एंड वेक्टर्स, तो उसमें ये हमने वेक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है। अब यहां पे कोई भी वेक्टर है ना, उसके दो हिस्से होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड है, एक उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को ना हम सिंपली या तो मॉडुलस फंक्शन बना के लिखते हैं या सिंपल लिख देते हैं डायरेक्टली। मैं वो अब डायरेक्ट यूज करूंगा, हम ए एक्स, इसको मॉडुलस फंक्शन बना के भी लिखते हैं। तो ए एक्स और साथ में इसकी डायरेक्शन बेटा, डायरेक्शन इसका आई यूनिट वेक्टर या आई कैप इसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज यूनिट वेक्टर। नाउ इन द सेम मैनर बेटा, ए वाई वेक्टर जो है, इसका मैग्नीट्यूड है ए वाई और इसका डायरेक्शन है अलोंग एक्स जेड वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का डायरेक्शन बेटा कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? जे यूनिट वेक्टर, दैट्स राइट। तो बेटा ए वेक्टर जो है यहां पे, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर्स। तो बेटा ये कौन से कंपोनेंट है? दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि ये जो दोनों कंपोनेंट है ना ए एक्स और ए वाई, इनके बीच में है 90 डिग्री एंगल। इसका बहुत जरूरत पड़ने वाला है, और इसके में थोड़ा हम वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे ना। तो अभी हमारा जो अगला हिस्सा होगा ना, उसमें हम, सो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिटरमिन ए एक्स एंड ए वाई। तो बेटा फॉर दैट वी विल कैलकुलेट कॉज ऑफ थीटा। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना बच्चे, अभी हमने बनाया, तो इसमें कॉज ऑफ थीटा, तो कॉज ऑफ थीटा निकाल लेते हैं ना। व्हाट इज कॉज ऑफ थीटा? बच्चों कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना। तो बेस जो है इस ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल हम यूज कर रहे हैं ना, वही ट्राइंगल ओपीएन। तो ओपीएन ट्राइंगल में ना मैं लिख भी देता हूं, इन ट्राइंगल ओपीएन, तो बेस दैट इज ओएन डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज ओपी। और इसी तरीके से साइन ऑफ थीटा भी मैं पैरेलली लिख देता हूं इसके। साइन ऑफ थीटा क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट्स राइट, पी एन अपॉन ओपी। बेटा अभी तक भी ये पता नहीं है तो बहुत आराम से आप इसको याद कर सकते हैं, ऐसे 10th में याद हो जाना चाहिए था अब तक ये। अब बच्चे ये जो ओ एन है हमारा, आप डायग्राम में देख सकते हैं ना, डायग्राम में ओ एन जो है ना, इट इज अवर ए एक्स एंड व्हाट इज ओपी? इट इज वेक्टर ए। और इन द सेम मैनर साइन ऑफ थीटा में क्या है? ए एन पी एन, पी एन बेटा ए वाई है और ओपी जो है वो ए है, डायग्राम में देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास कॉज ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा का वैल्यूज है। तो यहां पे बच्चे आप ए को मल्टीप्लाई कर देना कॉस थीटा के साथ, तो आपके पास ए एक्स का वैल्यू आ जाता है। सो ए एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉज ऑफ थीटा। ये जो ऊपर इक्वेशन है ना, इसको नंबर दे देता हूं मैं, इट इज इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा यहां पे आपने ए वाई का वैल्यू लिखना है, तो ए ऑफ ए वाई इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब बहुत सिंपल तरीका है,
बेटा ऐसे कभी भी वैल्यू निकालनी हो ना, जब साइन थीटा है कॉस थीटा की टर्म में हो, तो उसको स्केयरिंग एंड एडिंग कर देते हैं। जैसे ये पर ये फैक्टर कॉमन होना चाहिए, जैसे ये इसके कॉस थीटा के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी ए मल्टीप्लाई हो रहा है, देन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला ये, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 and 3। स्क्वेयरिंग and adding equation 2 and 3। तो बेटा स्क्वायर निकाल सकते हैं इसका, इट इज ए स्क्वायर एक्स, है ना, इसका राइट लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए वाई, उसका भी स्क्वायर कर देना और ऐड कर देना इनको, यही मतलब है ना, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर और राइट हैंड साइड को दोनों स्क्वायर निकालना और ऐड कर देना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर को ऐड कर दिया। इसी तरीके से राइट हैंड स्क्वायर, तो ये है बेटा कॉस ए कॉस थीटा ना, जिसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इन द सेम मैनर बेटा ए वाई का आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो इट इज इक्वल टू, बेटा ए स्क्वायर कॉमन है ना, दोनों में कॉमन निकाल दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला ना फिजिक्स में बहुत बार यूज होता है, मैथ्स में भी यूज होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इट इज 1, है ना, स्टैंडर्ड फार्मूला याद है ना आपको, याद होना चाहिए बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो ही आ जाएगा। तो चलो अब इसका साइड एक्सचेंज कर देते हैं, ए स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं ना, जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट, उसको एक्सचेंज कर दिया, ए स्क्वायर। तो बेटा यहां पे आ गया ए स्क्वायर का वैल्यू, पर वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए, तो उसके लिए हमें ए इसका अंडर रूट करके लिखना है, इट इज ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अंडर रूट। तो बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। तो बेटा ए का मैग्नीट्यूड बेटा कभी भी कंपोनेंट का निकालना हो ना, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत बार यूज होने वाला है फिजिक्स में। तो ये सिर्फ अपने आप में भी टॉपिक है, सिर्फ अपने आप में टॉपिक नहीं है, ये आने वाले टॉपिक्स के लिए बहुत जरूरी है। अब बच्चे इसमें ये तो वैल्यू कर दिया हमने, मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास, अब हमें डायरेक्शन भी पता करना है। तो डायरेक्शन मतलब जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बन रहा है वो पता करना है। तो उसके लिए जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन अभी लिखी है हमने, इक्वेशन 2 and 3, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, उससे हमें थीटा निकाल सकते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 by 2, we get what we get बेटा। तो डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 3 है हमारा ए वाई ए साइन थीटा, इसको डिवाइड कर दो आप सेकंड से, वो है ए एक्स इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा, यही है ना बेटा। तो अब हमारे पास आ गया, अब हमारे पास आ गया ए से ए कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स, इट इज इक्वल टू बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला होता है याद है आपको? हाँ ठीक है बेटा, टाइन ऑफ थीटा टेंजेंट थीटा। तो बेटा कभी भी डायरेक्शन तो साइन थीटा या टेंजेंट थीटा की टर्म में निकालते हैं, तो वहां से हम थीटा निकाल सकते हैं। अगर टेन थीटा ये है ना बेटा, तो थीटा होगा, इसको बोलते हैं टेन इनवर्स, जैसे दूसरी तरफ ले जाए ना टेन को, वैल्यू लिखना हो एंगल का, उसको बोलते हैं टेन इनवर्स। ये कुछ नया चीज नहीं है, इसका सिर्फ सिंपली इतना ही मतलब है कि कितने टेन थीटा पे वैल्यू ए वाई अपॉन ए एक्स होगा, कोई नहीं बड़ा नया टर्म नहीं है ये। तो बेटा ये है हमारा थीटा डायरेक्शन। तो ये था बेटा टॉपिक, आई होप आपको पता लग गया हो। हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके साथ ही।
सो अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के ऊपर। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा एक तो सबसे बड़ी बात, जो मतलब जैसे ए वेक्टर के 2 कंपोनेंट निकाले थे ना, तो वैसे ए यहाँ पे फोर्स है और उसका वैल्यू है 4 न्यूटन, ए का वैल्यू 4 न्यूटन है। तो ए एक्स और ए वाई निकालना है हमने, और एंगल थीटा यहाँ पे दिया बेटा 30 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक बहुत सिंपल होती है। उसमें क्या करते हैं हम उसमें ना जो दिया है क्वेश्चन में ना गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा ये सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या है, या हेयर वर्ड करके वन लिख लेते हैं हम, हेयर दिस फोर्स। बेटा ए की बजाय ना एफ फोर्स को एफ से लिख देते हैं, ज्यादा फेमिलियर लगता है फोर्स हमारे लिए। 4 न्यूटन और बेटा थीटा एंगल जो है वो है 30 डिग्री। तो ये हमारे पास गिवन है। तो आपने एक्स कंपोनेंट दिखना है बेटा, एक्स कंपोनेंट। अभी अभी आपने फार्मूला पढ़ा बेटा, कभी भी ऐसे एक्स कंपोनेंट जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बन रहा है ना, वो कंपोनेंट है यहाँ पे एक्स कंपोनेंट। तो उसके लिए एंगल है कॉस थीटा। तो यहाँ पे बेटा इसको मैं ना एक्स कंपोनेंट को एफ एक्स से लिख देता हूँ, जैसे ए एक्स लिखा था ना, एफ एक्स लिख दिया। और उसमें फार्मूले में वाले वैल्यू क्या आया था, ए इंटू कॉस थीटा है ना एक्स कंपोनेंट में। तो यहाँ पे ए की जगह क्या एफ, तो एफ कॉस थीटा। तो बेटा एफ का वैल्यू डाल दिया 4 कॉस ऑफ 30 डिग्री। बच्चों वैल्यू याद है कॉस 30 का कितना आता है? यू आर राइट बेटा, इट इज √3/2। तो सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, 2 आ जाएगा। तो इट इज 2√3। और बेटा यूनिट तो वही है ना फोर्स का, यूनिट नहीं बदलता। 2√3 न्यूटन। ये बेटा कंपोनेंट हो गया इसका x। और इसी तरीके से बेटा y कंपोनेंट भी हम निकाल सकते हैं। तो y कंपोनेंट, दिस इज y कंपोनेंट। आपको टॉपिक समझ आ रहा है? ठीक है। तो अगर टॉपिक समझ आ रहा है और प्रीवियस वीडियो देखनी है तो चैनल सर्च कर सकते हैं फिजिक्स बाय मुनीश शर्मा, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये वीडियो जो भी डालेंगे ना वो आपको मिलते रहेंगे। तो भी कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। Fy इज इक्वल टू बेटा अगेन बेटा वही फार्मूला, y कंपोनेंट के लिए साइन थीटा होता है ना, तो f साइन थीटा आ गया। तो f अगेन बेटा 4 है हमारे पास, और साइन जो है वो है 30 डिग्री। बच्चों फार्मूला याद है ना, वैल्यू याद है ना साइन 30 का? ये नहीं है तो याद करनी है बेटा ये वैल्यूज। एटलीस्ट आपको ये एंगल्स की 0, 30, 45, 60 और 90 ये वैल्यू सारी याद होनी चाहिए। ये छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं आप। और यहाँ पे भी बेसिक मैथमेटिक्स में हमने डील किया था। तो ये 2+1 में डील करते हैं उसको। तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 को 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 2 आ गया। यूनिट तो वही रहेगा ना, न्यूटन। तो बेटा ये 2 न्यूटन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो x कंपोनेंट इज 2√3 एंड y कंपोनेंट इज 2 न्यूटन। तो आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा अच्छी तरह। कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फिजिक्स बाय मुनीश शर्मा।